क्लास 12 फिजिक्स, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, इसका सिद्धांत, इसका सूत्र क्या है। मीटर ब्रिज ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मीटर ब्रिज या मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये कहें कि व्हीटस्टोन सेतु का एक सरलीकरण या सरल रूप है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें ये जो एक तार, ये जो आप तार लेते हैं एसी, आप यहाँ देखिए, ये जो तार आपने एसी लिया है इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, अर्थात 1 मीटर लंबा तार इसमें लेते हैं, इसलिए इसके नाम में मीटर शब्द आया है। और सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें इस तरीके से हम जो व्हीटस्टोन सेतु का जो हमारा डायग्राम होता है उस पूरे चित्र को हम इस तरीके से यहाँ मीटर सेतु में बनाते हैं। आप देख लीजिए, ये आपका 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस है। ये यहाँ भी देखिए 4 प्रतिरोध पी क्यू आर और एस है। देखिए कैसे लगाया हुआ है, ये भी देख लीजिए कि यहाँ देखिए ए बी के बीच का प्रतिरोध पी है, ए बी के बीच का प्रतिरोध पी, बी सी के बीच ये क्यू, ठीक है। और ये देखिए ए डी के बीच का प्रतिरोध हमने यहाँ आर लिया है। और ये यहाँ देखिए ये सी और डी के बीच में जो है यहाँ ये आपका ये सी और डी के बीच का प्रतिरोध ये ऐसे, ठीक है। हमने यहाँ पे आर को ज्ञात प्रतिरोध लिया है और एस को अज्ञात प्रतिरोध लिया है। और यहाँ देखिए बी और डी के बीच में ये एक विकर्ण है जिसके बीच में धारामापी जी लगाया हुआ है और ये जोकी का तार है, ठीक है। और दूसरे विकर्ण जो हमारा है वो एसी है और उस दूसरे विकर्ण एसी के बीच में यहाँ देखिए सेल और कुंजी, ये सेल और कुंजी लगाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा ये परिपथ अगर आपको तैयार है तो आप इस परिपथ को बना सकते हैं। यहाँ जो ये पीतल की पत्तियाँ हैं, ये पत्ती एक पीतल की, एक दूसरी पत्ती और ये एक तीसरी पत्ती पीतल की है, क्योंकि इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो व्यवस्था हम ऐसी बनाते हैं कि धारामापी में जब कोई विक्षेप नहीं होता है ना, मतलब धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होती है तो हम कहते हैं कि ये संतुलन में। और इस जोकी के तार को क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर, ये जोकी के तार को इस तार एसी पर हम चलाते रहते हैं, अब जिस बिंदु पर जाकर धारामापी में शून्य विक्षेप आ जाए वो पॉइंट हमारा पॉइंट होगा बी। ओके, तो बी जो है हम इसमें सर्च करते हैं। तो ये जोकी के तार को जब आप यहाँ स्पर्श कराएंगे तो आपको बी मिलेगा। और बी कब मिलेगा? जब धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। तो इसमें भी व्हीटस्टोन सेतु की तरह हमने क्या बात की कि 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस लिए हैं, जिसमें आर हमारा क्या है? प्रतिरोध बॉक्स का ज्ञात प्रतिरोध है और एस हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। फिर हमने क्या बात की कि संतुलन बिंदु जो है परिपथ के अनुसार कहाँ प्राप्त होगा? बी पर। अर्थात उस स्थिति में क्या होगा कि जोकी के तार को जैसे ही आप बी पर स्पर्श कराएंगे तो धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। तब जब धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है और जब हम कहते हैं कि ये संतुलन में है, तो संतुलन अवस्था में जब संतुलन बनता है तो हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से हम कहते हैं पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। अब यहाँ वैल्यू के रूप में अगर अपन देखें तो देखिए, अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारा ये जो संतुलन बिंदु है बी, ये एल लंबाई पर प्राप्त हुआ है। सपोज कितनी लंबाई पर? मतलब एल दूरी पर प्राप्त हुआ है सिरे ए से। ओके, मतलब ए से बी के बीच की दूरी एल है, ठीक है। तो एल लंबाई पर हमको यहाँ बी मिला है ए से, और जो बी की सी से दूरी है अब वो कितनी होगी? देखिए ए सी की दूरी 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो इसमें से एल सेंटीमीटर अगर यहाँ कम हो गया तो यहाँ कितना बचेगा? 100 माइनस एल सेंटीमीटर या 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अब हम यहाँ बात करते हैं कि यदि ये जो पूरा तार एसी है इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध मान लीजिए रो है। एक लंबाई का प्रतिरोध कितना माना आपने? रो। अच्छा, तार सर्वत्र एक समान है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई तो उसकी एक जैसी है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी एल लंबाई, एक लंबाई का प्रतिरोध आपने रो मान लिया, तो एल लंबाई का कितना होगा? रो में एल का गुणा हो जाएगा और वो आपका क्या निकल जाएगा? पी निकल जाएगा। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि यदि तार एसी की एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो हो तो इस तार एसी की एक लंबाई का प्रतिरोध अगर रो हो तो फिर डेफिनेटली जो आपकी एल लंबाई है, ये जो एल लंबाई है, इस एल लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? एल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है ए बी की, तो ए बी लंबाई का प्रतिरोध मतलब किसका प्रतिरोध? एल लंबाई का प्रतिरोध, और वो कौन है? पी है। तो एक लंबाई का रो है तो एल लंबाई का हो जाएगा रो एल। ऐसे ही बीसी की लंबाई 100 माइनस एल है तो उसका प्रतिरोध क्या निकलेगा? उसके प्रतिरोध को हम क्यू मानते हैं, तो क्यू इक्वल टू हो गया रो इंटू 100 माइनस एल। देखिए बहुत सिंपल है, एक लंबाई का प्रतिरोध रो तो एल लंबाई का रो एल, एक लंबाई का प्रतिरोध रो तो 100 माइनस एल लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? 100 माइनस एल का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि एल लंबाई किसकी है तो ये एल लंबाई के लिए प्रतिरोध कौन है? पी है, तो यहाँ आपने पी लिख दिया। 100 माइनस एल लंबाई के लिए प्रतिरोध कौन है? क्यू है, तो आपने यहाँ क्यू लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास पी और क्यू के मान है और आर आपका क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है, और एस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है। तो पी और क्यू के मान आप भर दीजिए, या आपने पी का मान भरा,
ये P की जगह रो इंटू एल, Q की जगह रो इंटू 100 माइनस एल, और ये R अपॉन एस। अब आपको पता है रो से रो कैंसिल होगा, R ज्ञात है, S अज्ञात है, तो S निकाल लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा जो अज्ञात प्रतिरोध S है वो हो जाएगा S इजिकल टू R, ये देखिए S यहाँ आ गया, ओके, R तो है ही, 100 माइनस एल ऊपर चला गया और L नीचे आ गया, तो ये R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल ओम। ये इस तरीके से आप मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ में विशिष्ट प्रतिरोध की गणना भी कर सकते हैं।